हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूर्व वैदिक काल के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल को खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक, तो इससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि इससे पहले क्या क्या हमने पढ़ा हुआ था। तो इससे पहले हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता के बारे में, कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है और जो पूर्व वैदिक काल है इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी मुझे अन्य तीनों वेदों से मिलती है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखा था और हमने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता है, पूर्व वैदिक सभ्यता, इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों के बारे में पढ़ा था कि बोगोज का जो अभिलेख है इसी से जानकारी मिलती है इसकी, और वहाँ 4 देवी देवताओं के उल्लेख मिला हुआ है भूगोज कोई अभिलेख से। उसके बाद हमने ब्रह्मांड के बारे में भी देखा हुआ था। फिर हमने साहित्यिक साक्ष्य के बारे में देखा कि 4 वेद थे, चारों वेदों से इसकी जानकारी वेदों से मिलती है। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक, तो इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी सभ्यता के बारे में अगर आपको ये 4 चीज़ें आपने ये पढ़ ली तो किसी भी सभ्यता के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही 4 चीज़ें हैं, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। ठीक, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसके अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे को पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ राजतंत्र की शुरुआत मानी जाती है पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, तो सबसे पहली बार अगर राजतंत्र की अगर शुरुआत मानी जाती है तो पूर्व वैदिक काल में मानी जाती है। ठीक, यहाँ का जो जीवन था दोस्तों कैसा था, तो कबीलाई जीवन था। ठीक, कबीला बनाकर लोग रहा करते थे और उस कबीले को जन कहा जाता था। ठीक है, और जन की देख रेख के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उसका नाम क्या था, राजन, जो राजा कहा जाता था। ठीक है, और जो राजा था वो उसके जो अधिकार थे एक तरीके से सीमित अधिकार थे। ठीक, ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। तो यहाँ शुरुआत मानी जाती है राजतंत्र की। ठीक, उसके बाद राजा की सहायता के लिए यहाँ समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, जो राजा की सहायता के लिए 4 समितियों का गठन किया गया, अर्थात संस्था का गठन किया गया था, जिसमें से समिति, सभा, गण और विदत, ये 4 संस्थाएं थी। किसके लिए बनाई गई थी, तो राजा की सहायता के लिए। ठीक है, अब हम चारों के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें खास है। ठीक, जो समिति थी दोस्तों, समिति में आम सभा के लिए, जैसे आम सभा हुआ करती थी, आम लोग इसमें हुआ करते थे। ठीक है, तो आम सभा हुआ करती थी, और जो सभा थी तो इसमें कुलीन अर्थात पढ़े लिखे लोग इसमें हुआ करते थे। ठीक, इस संस्था में। ठीक, और गण की बात करते हैं तो इसमें भी कुलीन ही, मतलब कि जो सभा है उसी के ही समान हुआ करते थे, कौन, गण। और बात करते हैं विदत, जो विदत थी इसमें उपज, लूट, बंटवारा, ठीक, इससे संबंधित जो भी चीज़ें होती थी इसमें सुलझाई जाया करती थी। ठीक है, इन्हीं बातों पर वहाँ डिस्कस होता था। ठीक, तो राजा के लिए 4 संस्था बनाई गई थी। ठीक है, कौन कौन सी, तो समिति, सभा, गण और विदत। ठीक है, जो सभा थी, जो समिति थी, समिति में हमने बताया कि आम सभा हुआ करती थी, और जो सभा थी इसमें कुलीन वर्ग अर्थात जो पढ़े लिखे लोग थे, और जो गण थी वह सभा के ही समान थी, और जो विदत थी इसमें उपज, लूट का आदि जो बंटवारे से संबंधित जो बातें होती थी इसी संस्था में होती थी, किसमें, तो विदत में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं राजा के लिए अधिकारी को भी नियुक्त किया जाता था, जिसे रत्निन कहा जाता था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल में जो राजा के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें रत्निन कहा जाता था। ठीक है, रत्निन कहा जाता था अधिकारियों को। अब इसमें जो अधिकारी होते थे, सबसे जो मुख्य अधिकारी होते थे वे कौन होते थे, पुरोहित होते थे। ठीक, कौन, पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, अन्य आदि। ठीक है, 4 प्रकार के अधिकारी होते थे। ठीक है, जिसमें से जो मुख्य अधिकारी होता था वह पुरोहित होता था। ठीक है, मुख्य अधिकारी, तो अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्निन कहा जाता था। और बात करते हैं कि इस समय तक की टैक्स जो हुआ करता था वह स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ठीक, जो टैक्स हुआ करता था उसे बलि कहा जाता था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल में जो टैक्स दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। और बलि जो कर था दोस्तों वह स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था।
ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ न्याय का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हमने बताया कि जो राजा को अधिकार दिए गए थे वो एकदम सीमित थे, ठीक है। तो यहाँ पर न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। तो हमने राजनीतिक जीवन के बारे में देखा हमने कि यहाँ का जो जीवन था वह कबीलाई जीवन था, और जो कबीला बनाकर रहा करते थे, ठीक। कबीले को जन कहा गया और जन की देख रेख के लिए एक राजन की नियुक्ति होती है, ठीक। कौन? राजन की, जिसे राजा कहा जाता है। और इनके जो अधिकार थे वो सीमित थे, और इनकी राजा की सहायता के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक। कौन कौन सी? समिति, सभा, गण और विद्यार्थी, ठीक। इनमें हमने देखा कि जो समिति में थी जो आम सभा हुआ करती थी, ठीक है। और जो सभा थी उसमें कुलीन वर्ग पढ़े लिखे लोग, और गण थे उसमें भी सभा के ही समान हुआ करते थे। और जो विद्यार्थी थी इसमें उपज, लूट और बंटवारे से संबंधित बातें होती थी इस संस्था में, ठीक। उसके बाद हमने बताया कि अधिकारी, तो राजा के लिए अधिकारी नियुक्त होते थे, उन्हें रत्निन कहा जाता था। और इसमें जो मुख्य अधिकारी था वह पुरोहित था। उसके बाद बलि के बारे में बात की हमने, जो इस समय कर दिया जाया करता था उसे बलि कहा जाता था, और जो बलि था वह स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। उसके बाद यहाँ न्याय का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमने राजनीतिक जीवन के बारे में देखा। अब देखते हैं हम सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ का जो सामाजिक जीवन था क्या था दोस्तों? समाज या कुल, ठीक। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? परिवार। जो परिवार था वह पितृसत्तात्मक था। एक चीज याद रखना दोस्तों कि हमने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी? तो मातृसत्तात्मक थी, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है? तो ये क्या है? पितृसत्तात्मक, अर्थात वहाँ माता को महत्व ज्यादा दिया जाया करता था, ठीक। परिवार में जो हेड हुआ करती थी वह माँ हुआ करती थी, मुखिया। और जो यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पिता प्रमुख हुआ करता था, परिवार का मुखिया हुआ करता था, ठीक है। तो पिता को महत्व यहाँ ज्यादा दिया जाया करता था। तो समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था, ठीक। पिता को महत्व ज्यादा दिया जाया करता है। एक संयुक्त परिवार था, सब लोग मिलकर रहते थे एक परिवार में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, पिता परिवार का मुख्य हुआ करते थे और एक संयुक्त परिवार था, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो वर्ण व्यवस्था जो थी दोस्तों वह कर्म पर आधारित थी। कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। हमने आपको बताया था कि जो वर्ण व्यवस्था की अगर जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमने बताया था 10वें मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद की 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, वर्ण संबंधित व्यवस्था के बारे में, ठीक है। पर यहाँ पर कैसी वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों? तो कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। इसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है? तो 9वें मंडल से मिलती है, ठीक। और 9वें मंडल में एक चीज और मिलती है, कृषि की का वर्णन 9वें मंडल में भी किया गया है, ठीक। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ क्या था? तो कर्म पर आधारित थी यहाँ पर, ठीक है। जो जात थी वह कर्म पर आधारित थी, ठीक। जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको जात मिलेगी, ठीक। जाति का जो उल्लेख है वह किसमें है दोस्तों? तो 9वें मंडल में। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 9वें मंडल से, 10वें मंडल से मिलती है। और जो कर्म पर आधारित थी वह उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 9वें मंडल से मिलती है, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं स्त्रियों की, तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, ठीक है। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार, 16 प्रकार के संस्कारों की बात कही गई है। किसमें? तो पूर्व वैदिक काल में। तो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। तो 16 संस्कारों की बात कही गई है। 16 संस्कारों में से जो प्रमुख संस्कार था कौन सा? तो उपनयन, ठीक। उपनयन संस्कार, ठीक। इसमें अगर बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार और पुनर्विवाह और नियोग प्रथा थी। अर्थात नियोग प्रथा क्या होती थी? जैसे कोई महिला का पति खत्म हो जाता था तो अपने देवर से वह शादी कर सकती थी, ठीक है। तो नियोग प्रथा का प्रचलन था इस समय तक। और इसके साथ साथ यहाँ पर बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ विदेशी महिलाएं भी थीं। 3 कौन कौन सी थी? तो अपला, घोष और लोपामुद्रा, ये 3 विदेशी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो 3 विदेशी महिलाएं थी, किसमें? तो पूर्व वैदिक काल में, ठीक। और दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन साथ साथ यहाँ जो समाज था वह समतावादी था। हमने बताया नहीं आपको कि यहाँ पर संयुक्त परिवार था, ठीक है।
कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। ठीक, सब लोग संयुक्त रहते थे, एक दूसरे से मिलकर रहते थे। ठीक, समाज समतावादी था। ठीक है, तो हमने सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा। तो सामाजिक जीवन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो परिवार अर्थात कुल वह था जो क्या था, तो सबसे समाज की सबसे छोटी इकाई थी। और जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता को महत्व ज़्यादा दिया जाया करता था। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था है इसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो जाति दी जाती थी वह कर्म के आधार पर जातियों में बांटा जाता था। ठीक है, कर्म के आधार पर बांटा जाता था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नवें मंडल से। पर वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेहद अच्छी थी। तो 16 संस्कारों की बात कहेगी, उसमें से उपनयन संस्कार एक था, प्रमुख था। और इसमें शिक्षा का अधिकार और पुनर्विवाह, नियोग विवाह का भी प्रचलन था। और प्रचलन था, पर प्रचलन किसका नहीं था, तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक, और यहाँ 3 प्रकार की विदेशी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, अपला, घोष और लोपा मुद्रा, ये 3 महिलाएं थी। और यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था, पर सीमित था। ठीक है, जितनी जरूरत होती थी उतने ही दासों को यहाँ रखा जाया करता था। और समाज था वह समतावादी था। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता था। अब बात करेंगे हम कि आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो आर्थिक जीवन में यहाँ मेन चीज़ क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो उनका मुख्य व्यवसाय था क्या था, तो पशुपालन था, क्योंकि यहाँ पर कृषि का महत्व बहुत कम था। ठीक है, तो जो आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो पशुपालन था, पर कृषि का महत्व कम था यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाय को क्या कहा जाता था, तो गाय को अघन्या कहा जाता था। ठीक, गाय को अघन्या कहा जाता था। और गाय को सर्वाधिक महत्व दिया जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर 176 बार गाय के बारे में कहा गया है। तो 176 बार गाय के बारे में कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद कृषि का महत्व यहाँ कम था, यहाँ पशुपालन का महत्व ज़्यादा हुआ करता था। और यहाँ कृषि के लिए 24 मंत्र का प्रयोग किया गया है। तो 24 मंत्रों का प्रयोग कृषि के लिए किया गया है, पर गाय के लिए 176 बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ गाय अर्थात पशुपालन का महत्व ज़्यादा था और कृषि का महत्व कम था। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं कि जब हम पूर्व वैदिक काल को पढ़ने के बाद जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे ना, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक, कृषि का महत्व ज़्यादा हो जाता है और पशुपालन का महत्व कम हो जाता है। ठीक, पर पूर्व वैदिक काल में क्या है, तो पशुपालन का महत्व ज़्यादा है और कृषि का महत्व कम है। ठीक, इसके साथ साथ तो यहाँ पर घोड़े का प्रयोग किया जाता था। घोड़े का प्रयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों, क्योंकि यहाँ रथ के लिए। ठीक है, तो घोड़े का प्रयोग रथ के लिए किया जाया करता था। और बात करते हैं यहाँ उद्योग। तो उद्योग जो थे दोस्तों वह सीमित थे। और उद्योगों में बात करते हैं किस किस का उद्योग था, तो बढ़ईगिरी, रथ बनाना, तांबा आदि का यहाँ पर उद्योग हुआ करता था। और व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार दोस्तों यहाँ क्या होता था, जो व्यापार होता था वह विनिमय के द्वारा होता था। अर्थात यहाँ मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, तो वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना। ठीक है, तो विनिमय के द्वारा होता था यहाँ व्यापार। और जो व्यापार होता था वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों नहीं होते थे, एक व्यापार होता था। कौन सा, तो आंतरिक व्यापार हुआ करता था। और यहाँ मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमने आर्थिक जीवन में देखा कि जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था दोस्तों, पशुपालन था। और कृषि को महत्व कम दिया जाया करता था। और गाय को अघन्या कहा जाता था। और गाय के बारे में 176 बार प्रयोग किया गया है, जबकि कृषि के लिए 24 मंत्र का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा महत्व गाय अर्थात पशुपालन को दिया जाया करता था। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि उद्योग में बात की, तो उद्योग में सीमित उद्योग थे, बढ़ई। ठीक है, और क्या क्या दोस्तों, तो रथ बनाना। और रथ बनाना किस लिए, तुमने बताया था कि घोड़े का प्रयोग रथ के लिए किया जाया करता था। और व्यापार था जो वह सीमित था और विनिमय के द्वारा होता था। और आंतरिक व्यापार हुआ करता था, पर मुद्रा की खोज यहाँ पर नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमने आर्थिक जीवन के बारे में देखा। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था कि प्रकृति से संबंधित चीज़ों की यहाँ पूजा हुआ करती थी। ठीक है, प्रकृति के संबंधित यहाँ जितनी भी चीज़ें थी सभी की पूजा होती थी। इसके साथ साथ बहुदेववादी
अर्थात एक देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे ये लोग, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। और बात करते हैं कितने, तो 33 देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिला हुआ है, ठीक, जिन्हें 3 श्रेणियों में अर्थात 3 भागों में बांट करके भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो धार्मिक जीवन में तो प्रकृति संबंधी चीजें थी, उन्हीं की पूजा करते थे। और बात करें 33 देवी देवताओं के नाम मिले हुए हैं, और एक नहीं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें से जो 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं इन्हें 3 श्रेणियों में बांटकर देखते हैं। तो 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अंतरिक्ष की। तो अंतरिक्ष के देवता कौन थे, तो इंद्र थे। कौन थे दोस्तों, इंद्र थे। और इंद्र की बात करते हैं, उसके बाद कौन थे, मारुति थे, और कौन थे, रुद्र और वायु। ये 4 कौन थे दोस्तों, तो यह अंतरिक्ष के देवता थे। बात करते हैं पृथ्वी के, तो पृथ्वी के अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति, ये पृथ्वी के देवता थे 4। उसके बाद अगर बात करते हैं कि आकाश की, तो आकाश में देखेंगे सूर्य, वरुण, उषा, सविता। ठीक है, आकाश के देवता के बारे में देखा हमने, तो कौन, जो सविता, उषा, वरुण और सूर्य, ये 4 प्रमुख हैं। और पृथ्वी में देखा बृहस्पति, सोम, पृथ्वी, अग्नि, ये 4 इसके पृथ्वी के देवता हैं। और अंतरिक्ष के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात किला तोड़ने वाला। ठीक है, तो सबसे प्रमुख देवताओं में कौन थे, तो इंद्र थे, जिसे पुरंदर कहा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे अग्नि। तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे, वह थे इंद्र। और दूसरे कौन थे, तो अग्नि थे। और तीसरे जो प्रमुख देवता थे वह थे वरुण। उसके बाद अगर बात करते हैं, तो जो वरुण देवता थे वह वर्षा के देवता थे। और जो बात करते हैं मित्र जो देवता थे वह उगता सूर्य के देवता थे। ठीक है, उसके बाद सोम, तो सोम की बात करते हैं, तो वनस्पति देवता थे, सोम देवता। और जो पूषण देवता थे वह कौन थे, तो पशुओं के औषधि के देवता थे। ठीक है, तो पूषण औषधि के देवता थे पशुओं के। और सोम देवता कौन थे, तो वनस्पति देवता थे। और मित्र कौन थे, तो उगता सूर्य देवता थे। और वरुण वर्षा के, और अग्नि दूसरे प्रमुख। और जो सबसे प्रमुख थे वह इंद्र थे। ठीक है, तो धार्मिक जीवन में देखा हमने प्राकृतिक पूजन थे और बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। और 33 देवी देवताओं के नाम मिले हुए हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। तो अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के बारे में हमने बात की। फिर इसके जो प्रमुख बिंदु थे उनके बारे में बात की। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देखी। तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक, तो पूर्व वैदिक काल जो था इस वीडियो में समाप्त हो गया। तो अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।